नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक नेमिनाथ भगवान की, द्वासांग जिनवाणी माता की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की, तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। तीसरे अध्याय में अधोलोक का वर्णन अपना चल रहा है। कल शाम को अधोलोक में जो नारकी जीव हैं और नारकी जीवों को किस प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं इस पर अपनी चर्चा हुई थी। नरक में 7 पृथ्वियाँ हैं, रत्न प्रभा आदि। उन 7 पृथ्वियों में अलग अलग 84 लाख बिल होते हैं। पहले नरक में 30 लाख बिल, फिर 25 लाख, फिर 15 लाख, फिर 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख और 5। ये जो बिलों की संख्या है, इन बिलों में नारकी जीव रहते हैं। एक एक बिल संख्यात और असंख्यात योजनों के हैं। जो पहला इंद्रक बिल है वो 45 लाख योजन का है। मतलब जितना बड़ा यहाँ पर 2.5 द्वीप है उतना बड़ा तो केवल उधर एक बिल है, 2.5 द्वीप के बराबर। अब एक बिल में कितने नारकी रहते हैं? असंख्यातों नारकी रहते हैं। और वो नारकी एक दूसरे को दुख पहुँचाते हैं। कुछ वहाँ पर क्षेत्रगत दुख है, कुछ परस्पर में उदीरित एक दूसरे से उत्पन्न कराने वाले दुख हैं, अशुभ है। वहाँ का स्पर्श, भूमि स्पर्श करने के दुखों को अपन ने समझा था कि जिस नारकी की अवगाहना 500 धनुष की है वो 500 योजन ऊपर उछलता है। कितना उछलता हो, कैसा झटका लगता होगा उसको, वो उस दुख तकलीफ को वो ही जानता है, अपन को पता नहीं चलेगा। इसी तरह से वहाँ सर्दी और गर्मी के दुख हैं। इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि मेरू के समान इतना बड़ा 1 लाख योजन का लोहे का पिंड यदि वहाँ भेज दिया जाए तो वो भी पिघल जाए, इतनी तेज गर्मी है। ऐसी सर्दी पड़ती है कि ऐसा पिंड जम जाए, वो सर्दी पड़ती है। तो इस तरह की सर्दी गर्मी है। भूख प्यास के दुख हैं, वैतरणी नदी आदि के दुख हैं, सेमर के वृक्ष के दुख हैं। ये जितने भी दुख हैं ये सब नारकी जीव एक दूसरे को उत्पन्न कराते हैं। हमने बताया था जब आप इसी ग्रंथ की, तत्वार सूत्र ग्रंथ की टीका सर्वार सिद्धि पढ़ेंगे और उस सर्वार सिद्धि में इस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे तो उधर उन्होंने स्पष्ट लिखा है कुंभी पाक भंजनम। कुंभी पाक का मतलब कढ़ाई में तल देना। अब उधर कढ़ाई कहाँ से आई? कढ़ाई उधर है नहीं, नारकी जीव ही विक्रिया से कढ़ाई का रूप बना लेता है। एक दूसरा नारकी ही उधर अग्नि का रूप बना लेगा। वो विक्रिया है, ऐसी विक्रिया कर लेते हैं कि वो ही अपने शरीर को तलवार बना लेगा, वो ही अपने शरीर को हथौड़ा जैसा बना लिया और एक दूसरे को मारना पीटना सब कुछ करना होता है। तो नरकों में ये सारे काम किए जाते हैं, ये सारे दुख नरकों में मिलते हैं। अब अगला जो सूत्र है उसमें ये बता रहे हैं कि जैसे यदि यहाँ पर हम मनुष्य त्रियंच हैं तो मनुष्य त्रियंचों में यदि ऐसा कहीं दुख मिल जाता है अपन लोगों को, विशेषकर मनुष्यों में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो हम लोग निर्णय क्या कर लेते हैं? सुसाइड कर लो, इससे अच्छा दो। इतने ज़्यादा दुख मिल रहे हैं, चारों तरफ से परेशान जब कोई व्यक्ति हो जाता है तो वो दूसरा अपना रास्ता अपनाता है कि इससे अच्छा तो मर जाएं। तो मरने का एक रास्ता अपना लेता है। उसको ऐसा लगता है कि हम मर जाएंगे तो इन दुखों से छूट जाएंगे। हालांकि दुख मिलते हैं हमें पूर्व कर्म के उदय से, और जब पूर्व कर्म का उदय हमारा चल रहा है तो जब तक वो पूरे पूर्व कर्मों को हम भोग नहीं लेंगे तब तक हम दुखी रहेंगे। इस भाव से भले मर जाएंगे
अगले भाव में जहां पहुंचेंगे वहां दुखी रहेंगे, क्योंकि कर्म को नष्ट नहीं किया हमने, इस पर्याय को नष्ट किया है। नारकी जीव बहुत सोचता है कि हम मर जाएं, हम मर जाएं, लेकिन उधर मर नहीं सकता। नारकी जीवों में एक विशेषता है कि वहां पर अकाल में मरण नहीं होता है। अब प्रश्न उठता है कि वहां की आयु कितनी है फिर? यहां तो चलो ऐसा है कि यदि कोई कहे कि मरना नहीं है, जैसे भी जियो जियो, तो अपन को लगता है चलो भाई ठीक है, अब 10 साल की उम्र और बची है, अब 20 की और बची है, जैसे इतनी निकल गई थोड़ी और निकल जाएगी, सहन करते करते निकाल लेंगे। तो अपन को लगता है बस 10 साल की और है, 20 की और है, बस इतना सा लगता है, क्योंकि अपन एवरेज आयु 60, 70, 80 बस बहुत हो गया। उधर की आयु कितनी है? उधर की आयु 60, 70, 80 की नहीं है, कम से कम आयु 10,000 वर्ष की है, कम से कम, मिनिमम इतनी तो मिलेगी ही मिलेगी। पहले नरक में जाएंगे तो कम से कम 10,000 वर्ष तो रहना ही पड़ेगा, और यदि बढ़ते क्रम में देखी जाए तो फिर सागरों पर्यंत की आयु होती है। वहाँ की आयु के लिए कोई संख्या नहीं है कि हम ये कह सकें कि 10,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष, 1 करोड़ वर्ष। हमारी संख्याएं कम पड़ जाएंगी। जब संख्या कम पड़ गई तो फिर कैसे बताया जाए कितनी आयु है? तो उन्होंने एक उपमा प्रमाण दिया, इसको बोलते हैं उपमा। जैसे किसी को अपन को बताना हो कि हमने एक पक्षी देखा, कितना बड़ा देखा, वो इतना बड़ा देखा। अब दोनों हाथ फैला करके बता दिया इतना बड़ा देखा, तो भी नहीं समारा। अब कहीं ना कहीं कुछ तो बताना पड़ेगा ना। इसी तरह से आचार्यों को वहाँ की आयु बताने का कोई उपमा नहीं मिली। तब उन्होंने एक कल्पना करवाई, एक इमेजिन करो कि 1,00,000 योजन प्रमाण एक गड्ढा खोदें, 1,00,000 1 योजन प्रमाण आंगुल से 1 योजन प्रमाण एक गड्ढा खोदें। उस गड्ढे में बाल, जो अपना जैसे बाल है ना, इसका इतना टुकड़ा करें, बिल्कुल छोटे से छोटा। वो भी अपना बाल नहीं लेना है, अपना बाल तो बहुत मोटा होता है, अपना बाल तो बहुत मोटा है। अपने बाल से 8 गुना पतला बाल, 8 गुना पतला बाल जघन्य भोग भूमि के जीवों का है, उससे भी 8 गुना पतला बाल मध्यम भोग भूमि के जीवों का है, उससे भी 8 गुना पतला बाल उत्तम भोग भूमि के जीवों का होता है, और उससे भी पतला, सबसे पतला बाल वहाँ का जो मेड़ होता है, भेड़ जो भी जन्म लेती है उसका बछड़े का जो बाल होता है वो सबसे पतला होता है। अब सोचो, अपने बाल से भी 8 गुना पतला, फिर उसमें भी 8 गुना पतला, फिर उसमें भी 8 गुना पतला, कितनी पतला हो जाता होगा। अब उसका इतना छोटा टुकड़ा करें कि जिसका दूसरा भाग ना हो सके, और ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों से उस 1 योजन के 6,000 किलोमीटर, 6,000 किलोमीटर का गड्ढा है, उस गड्ढे को उन बालों से भरना है, एक एक छोटे छोटे बाल से। अब उसको भरो, पहले भर दिया, मान लो, भरना नहीं है, एक इमेजिन करना है, मान लो उसको भर दिया। अब 100 वर्ष में एक बाल को निकालो, 100 वर्ष में एक बाल को निकाल करके बाहर फेंको। जितने वर्षों में वो खाली होगा उतने का एक पल्य होता है। गड्ढे को संस्कृत में पल्य कहा जाता है। अब सोचो जरा, कितने सारे तो बाल उसमें समा जाएंगे, और 100 वर्ष में एक निकालना है, कितना समय होगा, कोई काउंटिंग नहीं है। और उतने का एक पल्य है, फिर ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्यों का फिर एक सागर होता है। ऐसे 1 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 33 सागर तक की आयु नरकों की होती है। कितनी बड़ी आयु है, कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी दिमाग भी काम करना बंद कर देगा, उंगलियां तो काम करना बंद कर ही दिए कि इतनी संख्या हम जोड़ नहीं सकते। लेकिन दिमाग में इमेजिन करें तो वो इमेजिन भी नहीं बनती है कि 100 वर्ष में एक बाल को निकालें, कितने बाल होंगे, कितने वर्षों में निकलेंगे, कोई अता पता नहीं। इतनी ज़्यादा आयु वहाँ नरकों में होती है। यदि एक बार वहाँ पहुँच गए तो इतना समय वहाँ रहना ही पड़ेगा, और बीच में मरण होता नहीं, बीच में मर सकते नहीं, तो पूरी आयु भोगनी पड़ेगी। और समय कैसा है, दुख का है। अपन सभी जानते, दुख का समय काटे नहीं कटता। सुख का समय हो तो रात को 10 बजे सोए, सुबह 5 कब बज जाते पता नहीं चलता, क्योंकि बढ़िया एसी चल रहा है, अच्छी नींद आ रही है, तो नींद में पता नहीं चलता कि 7 घंटे सो लिए, पता ही नहीं।
लेकिन यदि वहीं कहीं कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ हो, तो ऐसा लगता है कब सुबह होगी। आधा घंटे भी काटे नहीं कटता, ऐसा लगता है अभी बार बार घड़ी देखते हैं कि अभी तक सुबह नहीं हुई, अभी तक सुबह नहीं हुई। तो दुख का समय बहुत लंबा लगता है, सुख का समय बहुत छोटा लगता है, समय उतना ही है। अब यहाँ नरकों में जो दुख का समय है वो वैसे ही समय ज़्यादा है, और ऊपर से दुख का समय है तो बहुत ज़्यादा भारी लगेगा। तो यहाँ नरकों की आयु अगले सूत्र में इधर इन्होंने बताई है। अगला सूत्र जो लिखा है उसमें ये बता रहे हैं कि उन नरकों में जाएंगे तो कौन से नरक में कितने समय तक रहना पड़ेगा। देखें, तेष्वेक त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति। पढ़ें इसको, तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति। यहाँ बता रहे हैं स्थिति, स्थिति का मतलब होता है आयु, परा, परा का मतलब है उत्कृष्ट, मैक्सिमम आयु कितनी होगी। तेसु, तेसु का मतलब है उन नरकों में, उन नरकों में या उन पृथ्वियों में नारकियों की, सत्वानाम यानी नारकियों की, जीवों की परा स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति होती है। कितनी? एक, त्रि यानी तीन, सप्त सात, दस दस, सप्तदश यानी 17, द्वाविंशति यानी 22 और त्रयस्त्रिंशत् यानी 33। फिर लिखा है सागरोपमा, सागर की उपमा वाली। जहाँ हमने सागर की उपमा दी है वो वाला प्रमाण लगाना है। तो 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर की आयु उन नरकों में होती है। पहले नरक में जाएंगे तो उत्कृष्ट आयु 1 सागर की रहेगी। 1 सागर से ज़्यादा आयु का बंध किया तो फिर हम दूसरे नरक में जाएंगे। 3 सागर से ज़्यादा आयु का बंध किया तो तीसरे नरक में जाएंगे। 7 सागर से ज़्यादा आयु का बंध किया तो चौथे नरक में जाएंगे। 10 सागर से ज़्यादा आयु का बंध हुआ तो 5वें नरक में जाएंगे। तो ये आयु के अपेक्षा से लगाना है। हम नरक का बंध नहीं करते हैं कि हमने 7वें नरक का बंध कर लिया, कि हमने 5वें का कर लिया। हम आयु का बंध करते हैं। जब हम नरक आयु बांधेंगे तो उसी समय उस आयु में स्थिति भी बन जाती है कि ये जो नरक आयु बांधी है ये 24 सागर की बांधी है। अब 24 सागर की आयु कहाँ मिलेगी? तो ये अपन को देखना पड़ेगा। 6वें नरक में उत्कृष्ट 22 है, मतलब 22 होगी तो 6वें तक जाएंगे। 22 से ज़्यादा है तो कहाँ जाएंगे? 7वें में। तो यदि 24 की मिलती है, 24.5 की मिले, 25 की मिले, कितनी भी मिले, 22 से लेके 33 सागर के बीच की आयु जितनी भी होगी वो 7वें नरक की होगी। 1 सागर की आयु जिसकी होगी या 1 सागर से कम की आयु जिसकी होगी वो पहले नरक में जाएगा। पहले नरक की मिनिमम आयु कितनी है? 10,000 वर्ष। जब अपन चौथा अध्याय पढ़ेंगे उसमें ये बताएंगे कि पहले नरक की मिनिमम कितनी, तो 10,000 वर्ष। मतलब 10,000 वर्ष से लेके 1 सागर तक की बीच की आयु मिलती है तो पहले नरक में जाएंगे। 1 सागर से 1 सेकंड, 1 समय भी ज़्यादा हो गया तो दूसरे नरक में जाना होगा। इस तरह से अपन को ये आयु लगानी। तो यहाँ ये 6 सूत्रों में नरकों का जो वर्णन था, अधोलोक का वर्णन पूरा हो गया। इस अधोलोक में कुछ पूछना हो आप लोगों को तो पूछ सकते हैं। अब इसके आपको टेबल बना करके चार्ट बनाना है जिससे ये सारे विषय याद हो जाएं। पहला कॉलम बनाएं, उसमें नरकों के नाम लिख लें। दूसरे कॉलम में अपन पृथ्वियों की मोटाई लिखें। तीसरे कॉलम में पृथ्वियों में बिलों की संख्या कितनी है वो लिखें। चौथे कॉलम में उनकी जघन आयु लिखें। 5वें कॉलम में उत्कृष्ट आयु लिखें। फिर उष्ण की वेदना है कि शीत की वेदना है ये लिखें। वहाँ की लेस्या के बारे में लिखें। तो ऐसे करीब 15-20 कॉलम बन जाते हैं। अभी अपन जितना अपन ने पढ़ा है उतना बना सकते हैं।
पढ़ेंगे तो अभी और भी बहुत ज़्यादा गहराई है, उनकी अवगाहना कितनी होती है, कौन सा कितना उछलता है, किसका कितना अवधि ज्ञान है, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब उतना अभी अपने पास समय नहीं, तीसरा अध्याय अपन को पूरा करना है, तो बाकी चर्चाएं ग्रंथों में जब आप लोग पढ़ेंगे तो मिल जाएंगी। लेकिन अभी जितना अपन ने 5-7 विषय जो पढ़े हैं, आयु का पढ़ लिया, लेस्या का पढ़ लिया, बिलों की संख्या पढ़ ली, ये चीज़ का आप अपना एक चार्ट बना करके लिख सकते हैं। पेपर में यही पूछेंगे, अभी जो परीक्षा होगी तो पूछेंगे 5वें नरक की आयु कितनी है, उत्कृष्ट आयु। चार्ट बनाना है, थोड़ा सा बना देते, अभी का 5-6 का बना लेते हैं, बाकी फिर आप लोग ग्रंथों से पढ़ के बना लेना। देखते हैं कैसे बनाना है, वो तरीका बता देते। देखो कैसे बनाएंगे, यहां लिखेंगे पृथ्वी का नाम, पृथ्वी का नाम। तो सबसे पहले क्या है, रत्न प्रभा, फिर शर्करा प्रभा, फिर बालुका प्रभा, फिर पंक प्रभा, फिर धूम प्रभा, फिर तम प्रभा, फिर महातम प्रभा। ये पहले कॉलम में सबके नाम। फिर इनकी मोटाई लिख लें, पृथ्वी की मोटाई वो कितनी है, रत्न प्रभा 1,80,000 योजन, फिर ये है 32,000 योजन, फिर ये 28,000 योजन, फिर ये 24,000 योजन, फिर ये 20,000 योजन, फिर 16,000 योजन और फिर 8,000 योजन। ये मोटाई हो गई। फिर लिखें बिलों की संख्या, बिल कितने हैं, पहले में कितने थे, 30 लाख, फिर 25 लाख, फिर 15 लाख, फिर 10 लाख, 3 लाख, फिर 99,995 और फिर 5। ये बिलों की संख्या हो गई। फिर अपन लेस्या लिख सकते हैं। लेस्या कैसी है, तो हमने बताया था इधर आएगी जघन्य कापोत, फिर मध्यम कापोत, फिर उत्कृष्ट कापोत और जघन्य नील, फिर मध्यम नील, फिर उत्कृष्ट नील और जघन्य कृष्ण, फिर मध्यम कृष्ण और फिर उत्कृष्ट कृष्ण। तो ये लेस्या हो जाएगी। फिर एक हमने बताया था शीत उष्ण की वेदना होती है। वो वेदना कैसी है, तो 5वें नरक के कुछ पटलों तक उष्ण वेदना है, फिर नीचे शीत वेदना है। तो यहाँ पर उष्ण वेदना, यहाँ पर भी उष्ण वेदना, चौथे में भी उष्ण वेदना, 5वें में उष्ण भी है और शीत भी है। नीचे शीत है, ऊपर उष्ण। फिर 6वें में शीत और 7वें में भी शीत। ऐसे कॉलम बन जाएंगे। मिट्टी की दुर्गंध बताई थी। पहले नरक में 1 कोस, फिर 1.5 कोस, फिर 2 कोस, फिर 2.5 कोस, फिर 3 कोस, फिर 3.5, फिर 4 कोस। तो पहले नरक की मिट्टी यदि यहाँ आएगी तो उसकी दुर्गंध से 1 कोस के जीव मरण को प्राप्त होंगे, और 7वें नरक की आएगी तो 4 कोस तक के जीव मरण को प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसे अपन को ये कुछ विशेषताएं। फिर इसमें एक तरफ जघन्य आयु, एक में उत्कृष्ट आयु। ऐसे 5-7 कॉलम बनेंगे, बना लीजिएगा। ये पहला मिटा दें, ये वाला। इसमें इधर लिखें लेस्या, इधर लिखें वेदना, शीत उष्ण की वेदना। क्या लेस्या में पहले लिखा है जघन्य कापोत, जघन्य कापोत, फिर मध्यम कापोत, फिर उत्कृष्ट कापोत, जघन्य नील,
फिर बनेगा चौथे में मध्यम नील, पांचवे में उत्कृष्ट नील और जघन्य कृष्ण, छठवें में मध्यम कृष्ण और सातवें में उत्कृष्ट कृष्ण। कौन सा? ये उष्ण, उष्ण वेदना, उष्ण वेदना, उष्ण वेदना, उष्ण वेदना। जो ये पांचवें नरक में है, पांचवें नरक में देखो 3 लाख बिल लिखे हैं। कितने बिल हैं? 3 लाख। 3 लाख में से लगभग 1,75,000 बिलों में उष्ण वेदना है और बाकी जो 1,25,000 बिल हैं उनमें शीत वेदना है। तो इसीलिए दोनों लिखना है, उष्ण भी और शीत भी। सबसे अच्छा है इसकी फोटो खींच लो, आराम से घर पे लिखते रहना। ऐसे और भी चार्ट बनेंगे करीब ऐसे। जब हम पढ़ते थे हमें ऐसा ध्यान है 20-25 कॉलम बनाए थे। बहुत सारी विशेषताएं हैं नरकों की। हाँ ले सकते हो। नहीं, सूर्य चंद्र से नहीं आ रही ना ना। सूर्य और चंद्रमा जो है, सूर्य तो मध्यलोक में है। मध्यलोक का सूर्य की गर्मी नीचे पृथ्वियों में नहीं जाती। वहां स्वभाव है, वहां का स्वभाव ही है कि वहां पर अपने आप गर्मी है। वहां का टेम्परेचर ऑटोमेटिक ही इतना है। सूर्य के आवागमन का कोई मतलब ही नहीं है वहां। वहां आतप नाम कर्म किसी का नहीं है। सूर्य की गर्मी नहीं पहुंच रही। नेचर है वहां का, क्षेत्र ऐसा है, क्षेत्र ही ऐसा है वो तो पृथ्वी का एक ही है। भूमि जो है वो तो पृथ्वी का एक ही है। नहीं होता। आतप नाम कर्म का उदय केवल सूर्यकांत मणि में स्थित पृथ्वी का एक जीवों के ही होता है और कहीं है ही नहीं। कहाँ? ये 3 लाख, फिर 99,995 ये बिलों की संख्या है और फिर अंत में 5 बिल हैं। चलो 4 कॉलम लिख लिए, 4 और लिखवा देते हैं। लिख दें 4 और। जघन्य आयु, उत्कृष्ट आयु लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखें इधर जघन्य आयु। जघन्य आयु कितनी होगी? इधर होगी 10,000 वर्ष। ठीक है। इसकी कितनी होगी? 1 सागर प्लस 1 समय। इसकी होगी 3 सागर प्लस 1 समय। फिर 7 सागर प्लस 1 समय। फिर 10 सागर प्लस 1 समय। फिर 17 सागर प्लस 1 समय। फिर 22 सागर प्लस 1 समय। ये जघन्य आयु। उत्कृष्ट आयु कितनी होगी? उत्कृष्ट आयु पूरी अपन आगे लगाएंगे। इसमें 1 सागर, इसमें 3 सागर, इसमें 7 सागर, इसमें 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर। ये हो जाएगी उत्कृष्ट आयु। अब इसमें पटलों की संख्या लिख सकते हैं कि कौन सी भूमि में कितने पटल हैं। पटलों की संख्या
अपन ने पढ़े थे, इसमें 13 पटल, इसमें 11 पटल, इसमें 9 पटल, 7 पटल, फिर 5, फिर 3 और फिर 1। ये पटलों की संख्या हो गई। इसमें शरीर की अवगाहना भी लिखी जाती है कि कौन से नारकी का शरीर कितना ऊंचा होता है, उनका उछलना कितना होता है, तो वो भी लिखा जाता है। लिखवा दें वो भी? जितना लिखवाएंगे उतना पूछेंगे फिर। जितना लिखवाएंगे उतना परीक्षा में पूछेंगे। समझने के लिए लिख लो, ठीक है? देखो, इसको समझ लें। अवगाहना, अवगाहना का मतलब होता है शरीर की ऊंचाई, और इसी तरह से है उछलना। उछलना समझ में आ रहा है? पृथ्वी स्पर्श करके उछलते हैं। कितना उछलेंगे वो चीज़, इसका एक लॉजिक है, वो अपन को समझना है। इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका अच्छा हो जाएगा। अपन नीचे से चलेंगे, नीचे से चलेंगे तो आसानी रहेगी। सबसे नीचे 7वें नरक में जो नारकी जीव की ऊंचाई होती है वो 500 धनुष की होती है। कितनी? 500 धनुष। याद रखना, धनुष है ये। और जो 500 धनुष की अवगाहना वाला नारकी है वो 500 योजन उछलता है। उछलेगा कितना? 500 योजन। ये धनुष में है, वो योजन में है, ठीक है? अब ऊपर ऊपर कुछ नहीं करना है, आधा आधा करते जाओ बस। कितना करना है? आधा करना है। ये 500 धनुष है तो ये 250 धनुष हो जाएगा। ये कितना उछलेंगे? 250 योजन उछलेंगे। इसके ऊपर जाएंगे तो 150 धनुष हो जाए, 125 धनुष उछले अवगाहना, और 125 योजन ये उछलेंगे। इसके ऊपर चलेंगे तो अब कितना होगा? 62.5। आधा करेंगे 125 का आधा, तो अब 62.5 को कैसे लिखेंगे? तो एक धनुष में 4 हाथ होते हैं। हमने शुरुआत में लिखवाए थे, एक धनुष में 4 हाथ, तो आधा धनुष में 2 हाथ। तो अपन क्या करेंगे? 62 धनुष 2 हाथ। क्लियर हुआ ये? 62 धनुष 2 हाथ समझ में आ गया? एक धनुष में 4 हाथ, तो 4 हाथ का आधा कर दिया, 62.5 हो गया ये। तो 62.5 का मतलब 62 धनुष 2 हाथ। अब इसका आधा करें तो ऊपर क्या होगा? इसी तरह अभी बता रहे, योजन का कैसे करना है वो बता रहे, पहले इसको समझ लें। 62 का आधा करेंगे तो क्या होगा? 31 धनुष और 1 हाथ। ये समझ में आ गया? अब इसका भी आधा करें तो क्या होगा? 31 धनुष के पहले आधा करें। 31 धनुष का आधा करेंगे तो कितना होगा? 15.5। तो 15.5 का मतलब वही स्थिति बनेगी, 15 धनुष 2 हाथ। तो इधर करेंगे अपन 15 धनुष 2 हाथ। अब क्या करना था? 1 हाथ का भी आधा करो। तो 1 हाथ में होते 24 अंगुल, 24 अंगुल का 1 हाथ, तो उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 अंगुल। तो अपन इधर लिखेंगे 15 धनुष 2 हाथ 12 अंगुल। क्लियर हुआ ये? ये समझ में आया कि नहीं? 31 धनुष और 1 हाथ था, इसका आधा किया अपन ने, तो कितना होगा? 15 धनुष 2 हाथ 12 अंगुल। अब इसका आधा करें। पहले 15 धनुष का आधा करें तो 7 धनुष 2 हाथ, फिर 2 हाथ का आधा करें तो 1 हाथ, तो 3 हाथ हो गए, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे? 7 धनुष 3 हाथ, और अंगुल कितने? 12 के आधे करेंगे तो 6 अंगुल।
क्लियर हुआ? नीचे से चलेंगे तो जल्दी बनेगा, ऊपर से चलते तो फिर दिक्कत होती। कैसे जोड़ें अंगुल हाथ ये सब? नीचे से करें 500 धनुष, 250 धनुष, 125, फिर आधा किया तो 62 धनुष 2 हाथ, फिर आधा किया 31 धनुष 1 हाथ, फिर आधा किया 15 धनुष 2 हाथ 12 अंगुल, फिर आधा किया तो 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल। अब योजन में देखें, योजन में क्या होता है? एक योजन 4 कोस का होता है। हमने लिखवाया था एक योजन कितने का है? 4 कोस का। जैसे इधर एक हाथ, वो एक धनुष 4 हाथ का था, वहां पर एक योजन 4 कोस का है, तो सेम वैसे ही करेंगे। अब इधर क्या होगा? इधर धनुष और हाथ था, इधर योजन और कोस हो जाएगा, तो 62 योजन 2 कोस। फिर क्या होगा? 31 योजन 1 कोस। क्लियर हुआ? अब जैसे अपन ने उधर हाथ से अंगुल बनाए थे, एक हाथ 24 अंगुल का, तो इधर अपन को कोस से अब धनुष बनाना है। एक कोस में 2000 धनुष होते हैं, एक कोस में 2000 धनुष, तो अब उसको अपन उसी हिसाब से डिवाइड कर देंगे। तो क्या बनेगा? ये 31 योजन 1 कोस था, अब इधर हो जाएगा 15 योजन, फिर 2 कोस और 1000 धनुष। एक कोस में 2000 धनुष, तो एक कोस का आधा किया तो कितना? 1000 धनुष। हम मील भी लिख सकते हैं, एक कोस में 2 मील होते हैं, एक कोस में 2 मील, मील में लिखना चाहेंगे तो 1 मील लिख सकते। क्लियर हो गया? अब इसके ऊपर चलेंगे तो वो आएगा 7 योजन 3 कोस और 500 धनुष। इस तरह से बन जाएगा। क्लियर हो गया? 500 नहीं, देखो एक कोस में 2 मील, तो एक कोस में 2 मील किए ना, तो आधा कोस करेंगे तो 1 मील होगा। एक मील का आधा करेंगे तो आधा मील लिखना पड़ेगा। उसको फिर कैसे लिखेंगे? या तो धनुष में ही लिखो आप, या फिर आधा मील लिखो, या फिर आधा मील का मीटर बना करके लिखो, उसको मीटर में कन्वर्ट करो। सबसे अच्छा है जो आगम की भाषा, जो प्रमाण उसमें है, वहां पर योजन है, कोस है, धनुष है, अपन उसी में लिख लें। हाँ, फिर कंफ्यूज होगा। ठीक है, ये नरकों का वर्णन एक तरह से संक्षिप्त वर्णन अपना पूरा हो गया। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे मध्यलोक का वर्णन। अधोलोक पूरा हो गया, अब अपन मध्यलोक का वर्णन पढ़ेंगे कि जहां अपन रह रहे हैं ये मध्यलोक में क्या संरचना है। नहीं होता, नहीं होता। वैसे ही, वैसे ही नहीं है। हाँ, आयु का जो कथन किया जाएगा वो यहाँ पर जो 24 घंटे में सूर्य चंद्रमा का भ्रमण होता है, जितने में 24 घंटे हो गए वो 1 दिन हो गया, बस उसी दिन की अपेक्षा से ही काउंटिंग की जाती है। नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे अपन कह रहे हैं ना 10,000 वर्ष, सागर में मत जाओ, ये 10,000 वर्ष, तो ये वर्ष भी 365 दिन वाला ही है, ये 365 दिन वाला ही है, 24 घंटे वाला ही है।
उसी हिसाब से लगाना है। ठीक है, इसको मिटा दें। अब अपन पढ़ेंगे मध्यलोक। जिन्होंने नहीं लिखा हो वो फोटो ले ले, और लिख लिया हो तो सबसे अच्छा। चलो अगला सूत्र है, मध्यलोक का वर्णन प्रारंभ करेंगे। जम्बू द्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। जम्बू द्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। यहाँ बता रहे हैं मध्यलोक में क्या है। जैसे अधोलोक में बताया था रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुक प्रभा, ये भूमियाँ हैं। कितनी भूमियाँ हैं? 7 भूमियाँ हैं। मध्यलोक में क्या है? तो मध्यलोक में बता रहे हैं जम्बूद्वीप लवणोद आदयः। जम्बूद्वीप आदि और लवण ऊद, ऊद का मतलब होता है समुद्र, लवणोद, तो लवणोद का मतलब हो गया लवण समुद्र आदयः यानी आदि। जम्बूद्वीप आदि और लवण समुद्र आदि शुभ नामानु, शुभ नाम वाले द्वीप समुद्राः, द्वीप और समुद्र हैं। मध्यलोक में कुछ नहीं है, केवल द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, केवल यही बनाना है। ये इनके नाम कैसे हैं? इनके नाम शुभ हैं, शुभ नाम वाले। अपन लोग कई बार बच्चों के नाम रखते हैं तो सोचते हैं क्या नाम रख दें। ये शुभ नाम हैं, इनके भी नाम रखे जा सकते हैं। हालांकि किसी का ऐसा सुना नहीं कि किसी का नाम जम्बूद्वीप तो नहीं होता, जम्बू स्वामी जरूर होता है। जम्बू स्वामी सुना, जम्बू कुमार सुना, पुष्कर भी नाम सुना है, जम्बी कुमार जी। हाँ, तो ऐसे नाम मिलता है, ये शुभ नाम है तो कर सकते हैं। आगे देखें इनकी संरचना कैसी है। जैसे मान लो नरकों में लिखा अधो अधा, 7 पृथ्वियों के नाम लिखे, उसके साथ में लिख दिया अधो अधा। पहले रत्न प्रभा भूमि, उसके नीचे शर्करा प्रभा भूमि, उसके नीचे बालुका प्रभा। अब ये द्वीप समुद्रों को कैसे बनाएं? नीचे नीचे हैं कि ऊपर ऊपर हैं, कैसे बनाएं? तब अगला सूत्र लिखा द्विर द्विर विस्कंभाः, द्विर द्विर विस्कंभाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः, वलयाकृतयः द्विर द्विर विस्कंभाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः, वलयाकृतयः द्विर द्विर विस्कंभाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। यहाँ बता रहे हैं ये जो द्वीप समुद्र हैं ये दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। इनका विस्तार कितना है? दुगना दुगना है। पहले द्वीप का जितना विस्तार है इससे 2 गुना विस्तार समुद्र का होगा। जितना समुद्र का विस्तार होगा उससे 2 गुना विस्तार फिर अगले द्वीप का होगा, फिर द्वीप से भी 2 गुना विस्तार समुद्र का होगा। इस तरह से द्वीप समुद्र कैसे हैं? 2 गुने विस्तार वाले हैं और पूर्व पूर्व परिक्षेपिणु। ऐसा नहीं कि एक द्वीप इधर हो गया, समुद्र इधर हो गया, फिर द्वीप इधर हो गया, नहीं, पूर्व पूर्व परिक्षेपिणु। पहले पहले द्वीप समुद्र को घेर करके है। कैसे बनेगा देखें। जैसे पहला द्वीप बनेगा इस तरह से, बलयाकृतयः, एक शब्द लिखा ना, बलय आकृतयः, गोल बनाने हैं। ऐसे नहीं चौकोर बना लें, चौकोर भी बना सकते थे, इसीलिए शब्द लिख दिया बलयाकृतयः, चौकोर नहीं बनाना। बलय, वलय का मतलब गोल, गोल आकृति के हैं। पूर्व पूर्व परिक्षेपणु, यदि ये पहला द्वीप बनेगा तो उसको घेर करके दूसरा समुद्र बनेगा, फिर उसको घेर करके फिर एक द्वीप बनेगा, फिर उसको घेर करके फिर एक समुद्र बनेगा, फिर उसको घेर करके फिर द्वीप बनेगा, फिर उसको घेर करके फिर समुद्र बनेगा। ऐसे कितने द्वीप समुद्र हैं? ऐसे असंख्यातों द्वीप समुद्र हैं, गिनती नहीं कर सकते, इतने द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र होते हैं, असंख्यातों द्वीप समुद्र।
अब बता रहे हैं कि दुगना दुगना विस्तार तो बता दिया, लेकिन पहला जो द्वीप है उसका विस्तार बताओ, तब तो हम दोगुना करें। यदि पहले का 2 होगा तो ये 4 होगा, यदि पहले का 8 होगा तो ये 16 होगा। तो पहले का तो बताओ पहले, तब तो हम आगे का बना पाएंगे। तब अगला सूत्र लिखा, तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो, मेरु नाभिर्वृत्तो योजन सत सहस्र विस्कंभो जम्बू द्वीपः। तन मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन सत सहस्र विस्कंभो जम्बू द्वीपः। तन मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन सत सहस्र विस्कंभो जम्बू द्वीपः। यहां बता रहे हैं तन मध्य। तन मध्य का मतलब उन असंख्यात द्वीप समुद्रों के मध्य में, मतलब उन द्वीप समुद्रों के बीच में मेरु नाभि, मेरु पर्वत जिसकी नाभि में है, नाभि का मतलब केंद्र में है, जिसके केंद्र में मेरु पर्वत है, ऐसा योजन सत सहस्र विस्कंभु, ऐसा सत सहस्र, सत यानी 100, सहस्र यानी 1000, 100,000 का मतलब 1 लाख, तो ऐसा 1 लाख योजन विस्तार वाला, विस्कंभ यानी विस्तार वाला जम्बू द्वीपः, जम्बू द्वीप है। ये जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, इसमें जम्बू द्वीप एक नहीं है, बहुत सारे हैं। एक जम्बू द्वीप नहीं है, कई सारे जम्बू द्वीप हैं। जम्बू द्वीप नाम के बहुत सारे द्वीप मिलेंगे। इसीलिए इन्होंने लिखा तन मध्य मेरु नाभिवृत्तो, जिसके मध्य में मेरु पर्वत है, वो वाला जम्बू द्वीप। तो सबसे पहला शुरुआत कहाँ से करेंगे? जम्बू द्वीप से। और पहले जम्बू द्वीप में बीचों बीच क्या बनेगा? मेरु पर्वत। यहाँ पर ये सुमेरु पर्वत बीच में बन गया। तो ये जो सुमेरु पर्वत जिसके बीच में है, ऐसा ये जो जम्बू द्वीप है, ये 1 लाख योजन विस्तार वाला है। इसका जो डायमीटर व्यास होगा वो 1 लाख योजन का है। 1 लाख योजन का व्यास लेकर के एक गोल घेरा बनाएंगे, उतना बड़ा जम्बू द्वीप होता है। अब यदि ये 1 लाख है, यहाँ से यहाँ तक करो चाहे यहाँ से यहाँ तक करो, वो 1 लाख निकलेगा, गोल है। अब यदि ये 1 लाख है तो ये समुद्र जो होगा ये कितना होगा? ये 2 लाख, 2 इधर और 2 इधर, क्योंकि गोल घेर के है तो जम्बू द्वीप के उस तरफ भी आएगा और इस तरफ भी आएगा। तो ये 2 लाख इसको घेर के बनेगा, तो 2 इधर भी होगा और 2 इधर भी होगा, फिर द्वीप बनेगा। तो ये जो द्वीप बनेगा ये कितना हो जाएगा? 4 का, ये 2 ये 4, और इधर इस तरफ भी 4 हो जाएगा। हाँ, तो एक साथ 8 नहीं है, एक साथ 8 विस्तार नहीं हो रहा है, घेर के बनाना है। जब किसी वस्तु को घेरेंगे तो 4 ही है वो। जैसे मान लो ये कौन सा द्वीप हो रहा है? धातकी खंड द्वीप। तो धातकी खंड द्वीप का विस्तार 4 ही रहेगा। ये 8 कब होगा? जब यहाँ से यहाँ जोड़ दो तो करोगे। वो तो 4 ही है, चाहे यहाँ नापो, चाहे यहाँ नापो, चाहे यहाँ नापो, चाहे यहाँ नापो, कहीं से भी नाप करेंगे धातकी खंड तो 4 लाख ही निकलेगा। लेकिन चूंकि हम बीच में हैं, अब इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो यहाँ तो जैसे कई बार होता कि इधर हमारा मकान था, मान लो हमारा मकान इधर है, एक मकान बाजू में था, उसके बाजू में दूसरी ज़मीन मिल रही थी, हमने वो भी खरीद ली। अब बीच में तो पड़ोसी है, जब बीच में पड़ोसी है तो उसको हम अपने में कैसे मिलाएंगे? हम उसका विस्तार ये नहीं कर सकते कि अपने में कह दें। हम ये कह सकते कि ये भी इधर भी हमारा 5000 स्क्वायर फीट का मकान है, उस तरफ भी 5000 स्क्वायर फीट का है, तो वो 2 अलग अलग 5000 ही कहलाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा मकान 10,000 स्क्वायर फीट का है, ये कैसे कह दें? कोई पूछे कि आपका मकान कितना बड़ा है? 10,000 स्क्वायर फीट का, कह ही नहीं सकते। वो अलग है और ये अलग है, रहेगा तो 5000 ही, बीच में दूसरा आ गया ना। ऐसे ही बीच में इधर जम्बू द्वीप आ गया, बीच में लवण समुद्र आ गया, इसको घेर करके है। इसीलिए ये कहा गया कि जो जम्बू द्वीप है वो थाली के आकार का है, और जो अन्य द्वीप समुद्र हैं वो चूड़ी के आकार के हैं। थाली में और चूड़ी में अंतर है।
थाली जो होती है उसमें बीच में स्पेस नहीं होता, बीच में हम अपने दाल सब्जी सब कुछ रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन चूड़ी में बीच में पोल होती है, चूड़ी का आकार बाहर बाहर रहेगा। बस इसी तरह से ये चूड़ी के आकार का बन गया, ये जो धात की खंड बनेगा वो इस कंगन जैसा हो गया, बीच में हाथ डाल दो। तो जो लवण समुद्र है, धात की खंड है, पुष्करवर द्वीप है, ये सब चूड़ी के आकार के बनेंगे। अब उस चूड़ी की मोटाई कितनी वो देखनी है। तो चूड़ी की या कंगन की मोटाई जो होगी वो चारों तरफ एक सी जाएगी, दो इस तरफ होगी तो दो इस तरफ होगी, वो तो चारों तरफ एक सी जाएगी। इसीलिए 4 इधर बनेगा तो 4 इधर बने। फिर ये धात की खंड के बाद फिर एक समुद्र बन गया ये, तो ये समुद्र कितना होगा, इसका विस्तार इधर 8 होगा तो इधर भी 8 होगा। फिर आगे इधर ये द्वीप बनेगा तो ये 16 होगा तो इधर भी 16 होगा। फिर ये इधर 32 होगा तो यहाँ भी 32 होगा। इस तरह से दुगना दुगना विस्तार करना है। ये दुगना दुगना विस्तार करते हुए असंख्यातों द्वीप समुद्र हैं। जो अंतिम समुद्र होगा वो कितना बड़ा होगा, सोचने वाली बात, कितना बड़ा हो जाएगा। दुगना दुगना विस्तार करते जा रहे हैं। अब अपन लोग देखें, ये जम्बू द्वीप हो गया, फिर ये लवण समुद्र है, फिर धात की खंड द्वीप है, फिर कालोद समुद्र है, फिर पुष्करवर द्वीप है, फिर पुष्करवर समुद्र है। तो इन द्वीपों के और समुद्रों के ग्रंथों में नाम मिलते हैं। 16 नाम प्रारंभ के मिलते हैं, प्रारंभ से 16 नाम मिल जाते हैं, और अंत के भी 16 नाम मिलते हैं। जो अंतिम समुद्र या अंतिम द्वीप है उसका नाम है स्वयंभू रमण द्वीप, स्वयंभू रमण समुद्र। और प्रारंभ के अपन को सारे नाम याद नहीं करने, लेकिन जहाँ तक मनुष्य जा सकता है वहाँ तक के नाम अपन याद करेंगे। तो पहला कौन सा हो गया, जम्बू द्वीप। फिर इसके बाद क्या होगा, लवण समुद्र। फिर इसके बाद धात की खंड। फिर इसके बाद कालोदधी। फिर पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर द्वीप, और फिर पुष्करवर समुद्र। अब यहां पर देखें, ये प्रारंभ के जो नाम हैं ये तो अलग अलग हैं, जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धात की खंड द्वीप, कालो समुद्र। इसके बाद जो द्वीप का नाम है वही समुद्र का नाम है। पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र, घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र, क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र, वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र, नंदीश्वरवर द्वीप, नंदीश्वरवर समुद्र। जो द्वीप का नाम वही समुद्र का नाम। प्रारंभ के ये 4 अलग हैं, अपन को ये प्रारंभ के ही 4 पढ़ने हैं। अब अपन लोग बोलते हैं ढाई द्वीप, अपन लोग ढाई द्वीप में रहते हैं। ये ढाई द्वीप क्या चीज़ है, ढाई द्वीप में क्या होगा, ये देखें, पहला द्वीप हो गया जम्बू द्वीप, उसको घेर के क्या हो गया, लवण समुद्र। फिर दूसरा द्वीप आ गया धात की खंड, फिर उसको घेर के ये समुद्र हो गया। तो 1 द्वीप 2 द्वीप, फिर ये तीसरा आया। तो ढाई किसे कहते हैं, जब तीसरे का आधा करेंगे तो ढाई होगा। 2 मान लो अपन कहते हैं ढाई रोटी खाई हमने, अब ढाई रोटी कैसे खाई, 2 पूरी खाई और 1 आधी खाई। तो अब ये आधी कैसे करेंगे, ये जो द्वीप है पुष्करवर द्वीप, इसके बीच में एक पर्वत आ जाता है, इसको घेर के बिल्कुल बीचों बीच एक पर्वत यहाँ बनता है। कौन से द्वीप में है, पुष्करवर द्वीप में। पुष्करवर द्वीप के बीचों बीच एक पर्वत है, इसका नाम है मानुषोत्तर पर्वत। इस पर्वत का नाम क्या है, मानुषोत्तर। बस इस पर्वत के आने से इस द्वीप के 2 भाग हो गए, आधा इस तरफ और आधा उस तरफ। अब ये पर्वत ऐसा पर्वत आ गया कि कोई भी मनुष्य इस पर्वत को पार करके उस तरफ नहीं जा सकता। मनुष्य जितने भी हैं वो इस पर्वत के अंदर ही हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ढाई द्वीप। इस मानसोत्तर पर्वत से यहाँ से लेकर के और यहाँ से ये लाइन खींचेंगे यहाँ तक, तो ये जो लाइन अपन ने खींच ली ये अपनी कहलाएगी ढाई द्वीप की संरचना।
यहाँ के मानसोत्तर, यहाँ से लेके यहाँ तक, बस इतना ही स्थान ढाई द्वीप का स्थान कहलाता है। ढाई द्वीप में क्या हो गया, 2 द्वीप पूरे हैं, 2 समुद्र पूरे हैं, तीसरा द्वीप आधा है। अब ये ढाई द्वीप का विस्तार कितना होता है, अपन बोलते 45 लाख योजन। ये कैसे हो जाता है, अब इसको काउंट करें। जैसे ये जो पुष्करवर द्वीप था ये 16 का था, अब 16 का था तो आधा हो गया, तो 8 बचा, तो 8 इधर ये हो गया। अब 8 का पुष्करार्ध, 8 का ये कालोदधि समुद्र तो 16, फिर 4 का धातकी खंड तो 20, फिर 2 का लवण समुद्र तो 22, फिर 1 हो गया जम्बूद्वीप 23, फिर 2 हो गया लवण समुद्र 25, फिर 4 धातकी खंड 29, फिर 8 कालोद समुद्र 37, और फिर 8 पुष्करार्ध 45। तो यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी दूरी को नापेंगे 45 लाख योजन होती है। इसी को मनुष्य क्षेत्र कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, इसको हम ढाई द्वीप कहें या मनुष्य क्षेत्र कहें, ये एक ही चीज़ है। ढाई द्वीप का प्रमाण कितना है, मनुष्य क्षेत्र के बराबर। मनुष्य क्षेत्र कितना है, ढाई द्वीप के बराबर। दोनों कितने हैं, 45 लाख योजन। क्लियर हुआ इतना। मनुष्य इस मानसोत्तर पर्वत को बाहर पार नहीं कर सकते, रिद्धिधारी मुनिराज भी नहीं कर सकते। कोई रिद्धिधारी मुनिराज है, विक्रिया रिद्धि है, वो सोचे हम विक्रिया रिद्धि से बड़ा शरीर करके उस तरफ पहुंच जाएं, नहीं पहुंच सकते। कोई देव आए और देव हमको यहाँ से उठा करके नंदीश्वर द्वीप उस तरफ ले जाए, नहीं ले जा सकता। मनुष्य इस औदारिक शरीर के साथ इस मानसोत्तर पर्वत के बाहर नहीं जा सकता। उस तरफ संरचना तो होगी, नदी होंगे, तालाब होंगे, पहाड़ होंगे, लेकिन त्रियंच है, मनुष्य नहीं है। त्रियंच है, त्रियंच तो बिल्कुल लास्ट अंतिम समुद्र तक मिलेंगे। तो भोग भूमियां हैं, तो भोग भूमि में त्रियंच तो रहते हैं। नहीं, यहां पर त्रियंच है। अभी हम आपको बताएंगे, जब भोग भूमि कर्म भूमि का डिवाइड करेंगे तो यहां ढाई द्वीप के बाहर, यहां के बाहर से लेकर के अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र पर्यंत, वहां एक स्वयंप्रभ पर्वत आता है, वहां के बीच में जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं वो सब जघन्य भोग भूमि है। वहां भोग भूमि है, और भोग भूमि है तो वहां पर त्रियंच रहते हैं। तो त्रियंच तो पूरे 3 लोक में मिलेंगे। गाय भैंस आदि जो भी जानवर हैं, ये जानवर वहां मिलेंगे, मनुष्य नहीं है। ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं हो सकता, त्रियंच होने में कोई बाधा नहीं। क्लियर हुआ यहां तक? हाँ, जलचर जीव नहीं होंगे। भोग भूमि चूंकि हो जाएगी तो वहाँ जो नदियाँ होंगी, वहाँ जो समुद्र होंगे, उनमें मछली वगैरह नहीं होगी, जलचर जीव नहीं होंगे। पक्षी हो सकते हैं, और हाँ, उड़ने वाले पक्षी मिलेंगे और ज़मीन पर चलने वाले चौपाए मिलेंगे, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अपन जिनको बोल रहे हैं ये हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इसकी अपेक्षा से देखा जाए तो ये छोटे छोटे तालाब हैं। जिनको हम समुद्र बोल रहे हैं, इसकी अपेक्षा से देखेंगे तो ये बहुत छोटा छोटा तालाब टाइप का बना हुआ है। कौन से? ये वाले, ये लवण समुद्र खारा है। नहीं, ये तो है जो लवण समुद्र अपन कहेंगे, इसका जो तो मध्यलोकित है, जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप की बात करेंगे ना अपन। वो हो सकता है जब अपन नदियां पढ़ेंगे। अभी जम्बूद्वीप में नदियां निकलती हैं, 14 नदियां हैं। तो हाँ, अभी नदियों का वर्णन आने दो, फिर अपन इस पर चर्चा करेंगे। नदी समुद्र का वर्णन आने दो,
अभी अपन केवल ये द्वीप समुद्रों की संरचना पढ़े। अभी जम्बू द्वीप का जब वर्णन करेंगे ना, अंदर वाला तालाब बनेंगे, नदियां बनेंगी, तब उस पर अपन चर्चा करेंगे कि यहाँ के अभी जो समुद्र हैं ये कौन है, ये नदियां कौन सी हैं, देखते हैं। क्लियर हो गया इधर तक? अब इसके बाद जो चर्चा आएगी वो अपनी जम्बू द्वीप की आएगी। अभी ये 2.5 द्वीप का वर्णन इधर हो गया, 2 सूत्रों में सामान्य वर्णन कर दिया कि मध्य लोक में क्या है। तो मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, गोल आकृति के हैं, एक दूसरे को घेरे हुए हैं। उसमें जो पहला द्वीप है उसका नाम जम्बू द्वीप है, उसके बीचों बीच मेरू पर्वत है और वो 1 लाख योजन विस्तार वाला है। तो उस 1 लाख योजन विस्तार वाले से इन 2 सूत्रों से अपन ने ये सारा निष्कर्ष निकाला कि पहला 1 लाख योजन का है, उसको घेर करके समुद्र बनेगा वो 2 लाख का होगा, उसको घेर करके जो द्वीप बनेगा वो 4 लाख का होगा, उसको घेर करके जो समुद्र बनेगा वो 8 लाख का होगा। ये निष्कर्ष इन 2 सूत्रों से अपन ने निकाल लिया। अब आगे जो वर्णन आएगा वो केवल इस जम्बू द्वीप का करेंगे। फिर जब जम्बू द्वीप की अंतरंग की पूरी संरचना बता देंगे, फिर 2.5 द्वीप पर आएंगे कि धातकी खंड में कैसी है, पुष्करार्ध में कैसी है, फिर उसकी संरचना बताएंगे। तो अपन शाम से अब देखेंगे, तो शाम से जम्बू द्वीप की संरचना को समझेंगे। अभी यहाँ इस चित्र में, इस मैप में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, जमीन है ना। देखो ये जो द्वीप है, इस द्वीप के बाद ये समुद्र है, इस समुद्र के बाद फिर द्वीप आएगा। अब वो जो द्वीप है मान लो 64 लाख योजन विस्तार का है, तो उस जमीन पर क्या होगा? जमीन ही है वो। उस जमीन पर आराम से त्रियंच घूमते रहेंगे। चलो। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन।